मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 18 अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र एवं अधोसंरचना के प्रश्न उत्तर एवं उसका कुछ पार्ट बचा हुआ है, उसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसमें आपको भारतीय सेवाओं का विश्व में क्या योगदान है, इसके बारे में और इसके जितने शेष क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। और आने वाले वीडियो में हम इसके आने वाला पार्ट अध्याय 19 उपभोक्ता जागरूकता के बारे में अध्ययन करवाएंगे। इसलिए लगातार इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो डाले जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। देखिए कि भारतीय सेवाओं का विश्व में क्या योगदान है। तो भारतीय सेवाओं का विश्व में अत्यधिक योगदान है और भारत की बहुत सारी सेवाएं या बहुत सारे जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, संचार सेवा है, बैंकिंग और वित्तीय सेवा, तकनीकी परामर्श, ये सारे विदेश में निर्यात किए जाते हैं। तो क्या योगदान है देखिए, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सेवाएं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की, जैसे कि बेंगलोर है, हैदराबाद, पूना, मुंबई और कंप्यूटर के केंद्र। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की है। बेंगलोर, हैदराबाद, पूना एवं मुंबई कंप्यूटर के प्रमुख केंद्र हैं। जहां पर निर्यात हेतु बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं। भारत में सॉफ्टवेयर का निर्यात विश्व के अनेक देशों में किया जाता है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देशों में भारतीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की विशेष लोकप्रियता रही है। फिर आता है संचार सेवाओं के क्षेत्र में भी भारत विकसित देशों के समकक्ष है तथा दूर संचार सेवाओं का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। अब भारत अनेक देशों को दूर संचार सेवाओं के विकास हेतु सहयोग दे रहा है। जैसे मालदीव के डिजिटल चार्टर्स का भारत द्वारा आधुनिकीकरण किया गया है तथा यह दूर संवेदी इकाई की स्थापना की गई है। नेपाल में दूर संचार सेवाओं के लिए यूनाइटेड टेलीकॉम के नाम से एक संयुक्त कंपनी का गठन किया गया है। बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं। 30 जून 2005 तक भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र के 8 और निजी क्षेत्र के 2 बैंकों ने 42 देशों में अपनी शाखाएं खोली है। इसमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया प्रमुख हैं। इस प्रकार बैंकिंग वित्तीय सेवाओं में भी भारत को लाभ हो रहा है। फिर आता है तकनीकी एवं परामर्श सेवा। भारत ने अनेक क्षेत्रों में तकनीकी एवं प्रबंधकीय कुशलता भी प्राप्त की है। फलतः भारत अनेक विकासशील एवं पिछड़े देशों को रेलवे लाइन के निर्माण, सड़क निर्माण, कारखानों के निर्माण में तकनीकी एवं परामर्श दे रहा है। ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल और मालदीव एवं अफ्रीका के कई देशों में बुनियादी संरचना से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी भारत ने ही ले रखी है। इस प्रकार से भारत विदेशों को बहुत सारी चीज़ें दे रहा है या परामर्श भी दे रहा है। अब हम देखते हैं शब्दावली के मुख्य परिभाषाएं और कुछ शब्द। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, हमने इससे पहले भी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र के बारे में जाना है। तो देखिए फिर से, प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि खनिज पदार्थ का उत्खनन। द्वितीयक क्षेत्र यह क्षेत्र जिसके अंतर्गत मानवीय क्रियाओं के द्वारा वस्तुओं को अनेक उपयोगी रूप में परिवर्तित किया जाता है, जैसे उद्योग। तृतीयक क्षेत्र यह वह क्षेत्र जो अपनी सेवाओं के द्वारा उत्पादित प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता है, जैसे परिवहन, विपणन, बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य। और आता है अधोसंरचना, वे सुविधाएं एवं क्रियाएं जो उत्पादन के कार्यों में सहायक होती है, इसको अधोसंरचना कहा जाता है। ऊर्जा, परिवहन के साधन, बांध, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि अधोसंरचना के अंतर्गत आती है। फिर आता है ज्ञान आधारित समाज, वह समाज जिसमें सभी क्रियाएं उपलब्ध ज्ञान के आधार पर संचालित होती है।
दूरसंचार तकनीकी के विस्तार से ज्ञान आधारित समाज की धारणा का विकास हुआ है। शिक्षा उपकर वह कर जो शिक्षा के विस्तार हेतु भुगतान की गई वह कर को शिक्षा उपकर कहा जाता है। आयात और निर्यात, एक देश जिन वस्तुओं को दूसरे देशों से खरीदता है और उन्हें आयात और जिन वस्तुओं को दूसरे देशों में बेचता है उसे निर्यात कहा जाता है। तो ये आयात और निर्यात की परिभाषा, मतलब खरीदना आयात हुआ और बेचना निर्यात हुआ। इसी प्रकार से हम दूर संवेदी इकाई किसे कहा जाता है? उपग्रह के माध्यम से संचालित संचार सेवाएं, भूजल स्तर मापन और खनिज और पेट्रोलियम पदार्थों का पता लगाना, नक्शा तैयार करना, गुप्त जानकारियां आदि दूर संवेदी इकाइयां होती है। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार से उपयोग करने योग्य बनाया जाने वाला प्रोग्राम सॉफ्टवेयर सेवाओं के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं सही विकल्प। और हम एक चीज़ और ध्यान दें कि इस अध्याय से हमें 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो कुल कितने नंबर के क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं? तो 5 अंक के क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिसमें से 1 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे और 2 नंबर के का 1 क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर तैयार करना है। मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन है उन पर आपको अधिक से अधिक फोकस करना है। देखिए सही विकल्प, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। अर्थव्यवस्था विकसित होगी तो तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ेगा। बाजार के विस्तार में सहायक होता है परिवहन के साधन, संचार के साधन, बैंक और वित्तीय संस्थाएं, उपरोक्त सभी। उसी प्रकार से देखिए कृषि क्षेत्र सम्मिलित है तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। सेवा क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में। सेवा क्षेत्र के निरंतर विकास का कारण है सरकारी हस्तक्षेप, कृषि एवं उद्योगों का विकास, सोच में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। अर्थव्यवस्था का खालिस्तान क्षेत्र में विभाजन किया गया है तो अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्रों में विभाजन हुआ है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है? तो तृतीय क्षेत्र है। वर्ष 2005 और 6 में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 54.2% था। शिक्षा एवं स्वास्थ्य खालिस्तान अधोसंरचना के अंग है तो सामाजिक अधोसंरचना के अंग है। ऊर्जा आयोग का गठन 1981 में हुआ था। ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1981 में हुआ था। सही जोड़ियां देखिए, परिवहन एवं संचार, तो परिवहन एवं संचार हमने देखा था कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यूनाइटेड किंगडम तो कहाँ पर? नेपाल में। मछली पालन कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सीमेंट का कारखाना द्वितीय क्षेत्र। डिजिटल चार्टर मालदीव। इसी प्रकार से हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन क्रियाओं में सहयोग करता है क्या कहलाता है? तो ये श्रमिक वर्ग कहलाता है। देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन क्रियाओं में सहयोग करते हैं श्रमिक वर्ग कहलाता है। कार्यशील जनसंख्या का व्यवसायीकरण विवरण का प्रतिशत किस प्रकार है? तो जैसे जैसे किसी देश में आर्थिक विकास होता है वैसे वैसे व्यवसायिक वितरण से प्राथमिक क्षेत्र का प्रतिशत कम हो जाता है तथा सेवा क्षेत्र का प्रतिशत बढ़ जाता है। अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कृषि एवं उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाता है। तो अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है जो कृषि एवं उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाता है। डॉक्टर, शिक्षक, नाई, धोबी, वकील आदि की सेवाएं किस प्रकार के कार्य के अंतर्गत आती हैं? तो डॉक्टर, शिक्षक, नाई, धोबी, वकील आदि की सेवाएं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। सेवा क्षेत्र क्या है? तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों जैसे कि परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक आदि से वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन, इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में राष्ट्रीय आय में क्या संबंध है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और राष्ट्रीय आय में क्या संबंध है लिखिए। जैसे जैसे किसी देश की आर्थिक विकास होता है वैसे वैसे कुल राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्रमशः कम होता जाता है तथा तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता
जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को उदाहरण सहित समझाइए। जहाँ प्राकृतिक साधनों का प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है, जैसे खेती करना, खदान से कोयला निकालना, वनों से लकड़ी प्राप्त करना, इन्हें प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जबकि द्वितीयक क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा अनेक उपयोगी रूप में परिवर्तित करना, जैसे गन्ने से शक्कर बनाना, चूना मिट्टी से सीमेंट बनाना, फिर मकान बनाना। फिर देखते हैं सेवा क्षेत्र का कृषि एवं राष्ट्रीय आय में क्या योगदान है, विवेचन कीजिए। तो वर्षा बीमा योजना और फसल बीमा योजना, कृषि आय योजना तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आदि के द्वारा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने का कार्य सेवा क्षेत्र द्वारा किया जाता है। साथ ही सेवा क्षेत्र किसानों को उन्नत खाद, बीज आदि के क्रय हेतु पूंजी प्रदान कर उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। देश के आर्थिक विकास के साथ साथ सेवा क्षेत्र का महत्व क्रमशः बढ़ रहा है। आज शहरी क्षेत्र जो या ग्रामीण सभी में सेवा क्षेत्र की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं तथा राष्ट्रीय आय का आधे से अधिक भाग सब सेवा क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। भारत में सेवा क्षेत्र के विकास के कोई 4 कारण स्पष्ट कीजिए। भारत में सेवा क्षेत्र के विकास के 4 कारण निम्नलिखित है। रोजगार में वृद्धि करना, उत्पादन में वृद्धि करना और उद्योगों हेतु वित्त व्यवस्था, कृषि उपज की सुरक्षा एवं कृषि का विकास। रोजगार में वृद्धि, सेवा क्षेत्र लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। उत्पादन में वृद्धि, सेवा क्षेत्र कम लागत एवं कम समय में अधिक उत्पादन करने एवं गुणवत्ता में वृद्धि करने में भी सहायक होता है। और उद्योगों हेतु वित्त की व्यवस्था, सेवा क्षेत्र पूंजी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर औद्योगिक विकास में सहायक होता है। कृषि उपज की सुरक्षा एवं कृषि का विकास, निर्धन किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाव का कार्य तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि का कार्य भी सेवा क्षेत्र के द्वारा किया जा सकता है। और अधोसंरचना के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अधोसंरचना के अंतर्गत सम्मिलित क्रियाओं के आधार पर अधोसंरचना के 2 प्रकार है, आर्थिक अधोसंरचना और सामाजिक अधोसंरचना। आर्थिक अधोसंरचना में अधोसंरचना जो मुख्यतः शक्ति, यातायात एवं दूरसंचार से संबंधित होती है, जो आर्थिक संरचना कहलाती है, जैसे रेल है, सड़क, बंदरगाह और हवाई अड्डे, मकान, विद्युत केंद्र। सामाजिक अधोसंरचना मानव संसाधन का विकास करने में, मानव पूंजी निर्माण करने में सहायक होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि इसके अंग हैं। इनसे समाज को कुशल, निपुण और स्वस्थ जनशक्ति प्राप्त होती है। भारतीय सेवाओं का विश्व में क्या योगदान है? भारतीय सेवाओं के विश्व में योगदान को निम्नलिखित प्रकार से समझा जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेवाएं, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देशों में भारतीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विशेष लोकप्रिय बनाया। संचार सेवाएं, आज भारत अनेक देशों को दूरसंचार सेवाओं के विकास हेतु सहयोग दे रहा है। मालदीव ने डिजिटल चार्टर्स का भारत द्वारा आधुनिकीकरण किया है। नेपाल में दूरसंचार सेवाओं के लिए यूनाइटेड टेलीकॉम के नाम से एक संयुक्त कंपनी का गठन किया गया है। बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, 30 जून 2005 तक भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के 8 और निजी क्षेत्र के 2 बैंकों में 42 देशों में अपनी शाखाएं खोली है। तकनीकी और परामर्श सेवा, भारत अनेक विकासशील और पिछड़े देशों के रेलवे लाइन के निर्माण, सड़क निर्माण, कारखानों के निर्माण में तकनीकी और परामर्श दे रहा है। इसमें ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, मालदीव और अफ्रीका प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। ऊर्जा और परिवहन के महत्व की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। किसी भी देश का आर्थिक विकास उपलब्ध ऊर्जा के संसाधनों पर निर्भर करता है। कारण यह है कि कृषि, उद्योग, खनिज, परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में परिवहन का स्थान महत्वपूर्ण होता है। परिवहन का महत्व आर्थिक एवं सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से होता है। वस्तुतः परिवहन उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ने की कड़ी का काम करते हैं। अर्थव्यवस्था को क्षेत्रों में बांटने की आवश्यकता क्यों होती है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और
तृतीयक प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों पर प्रकट रूप से आधारित गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। फसलों को उगाने के लिए मुख्यतः प्राकृतिक कारकों जैसे मिट्टी, वर्षा और सूर्य का प्रकाश, वायु आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः कृषि उपज एक प्राकृतिक उत्पाद है। उसी प्रकार से हम द्वितीयक क्षेत्र, और वैसे भी हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र सबसे पहले वाले वीडियो में आपको बताया है। आपको उन चीज़ों को नोट कर लेना है, बहुत वो शार्ट में दी है। इसी प्रकार से देखते हैं हम एक आय घटक के रूप में सेवा क्षेत्र का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो रोजगार में वृद्धि करना, उत्पादन में वृद्धि करना, बाजार का विस्तार करने में सहायक होना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अधोसंरचना के प्रमुख अंग लिखिए। तो अधोसंरचना के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। ऊर्जा, किसी भी देश का आर्थिक विकास उपलब्ध ऊर्जा के साधनों पर निर्भर करता है। कारण यह है कि कृषि उद्योग, खनिज, परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भारत में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं, विद्युत, कोयला, प्राकृतिक तेल और गैस। फिर आता है परिवहन। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। परिवहन का महत्व आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से होता है। परिवहन के प्रमुख प्रकार रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन है। रेल परिवहन भारत में माल और सवारी की ढुलाई के लिए परिवहन का सबसे सुविधाजनक साधन रेलवे है। आज भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा एवं भारतीय रेलवे एशिया की सबसे बड़ी और विश्व के दूसरे स्थान की रेल प्रणाली है। सड़क परिवहन, चूंकि भारत एक गांवों का देश है, अतः ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की दृष्टि से सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान है। जल परिवहन, भारत का समुद्र तट 7,517 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर 12 बड़े और 187 छोटे बंदरगाह हैं। भारत का मुख्य विदेशी व्यापार बंदरगाहों द्वारा होता है। संचार, भारत की संचार व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी संचार व्यवस्था है। वर्ष 1991 से प्रारंभ हुए आर्थिक सुधारों ने दूरसंचार सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। मोबाइल सेट्स अब शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के परिणाम स्वरूप भारत अब ज्ञान आधारित समाज की ओर बढ़ रहा है। बैंकिंग, बीमा और वित्त, तीव्र आर्थिक विकास के लिए बैंकिंग, बीमा एवं अन्य वित्तीय संस्थानों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और कारण यह है कि वे सेवाएं अर्थव्यवस्था से बचतों को एकत्रित करके निवेश हेतु उद्यमियों को उपलब्ध कराती है। इससे आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होता है। परिणाम स्वरूप आय, रोजगार और विकास की गति तीव्र होती है। शिक्षा और स्वास्थ्य, विकसित देशों का अनुभव यह दर्शाता है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक अधोसंरचना के अभाव में आर्थिक विकास संभव नहीं है। व्यापार और पर्यटन, वर्ष 2006 में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार से हमने इसके क्वेश्चन आंसरों के बारे में अध्ययन किया। आपको अधिकतर जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है, और जो पार्ट का अध्ययन करवाया गया था उसके अंदर के भी क्वेश्चन आंसरों को आपको अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करना है।